अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, कैसे तबीयत है? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, और 6.5 है हमारे पास एक्सरसाइज, और जिसका क्वेश्चन नंबर 8 हम आज सॉल्व करेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह करें कि जो लास्ट वीडियो है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देख लें, ताकि आप उन क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा तो वही कॉन्सेप्ट सारा इसमें यूज होना है। तो एक्चुअली हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो इसको सॉल्व करना है तो आपको दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो बहुत आसान सा काम है। तो चले मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की कुछ जो मतलब कि उसका क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x + 9 मीटर। एक आपको बच्चों जो उसकी एक साइड है वो आपको देगी है x + 9 मीटर, मतलब जो उसका डायगोनल है रेक्टेंगुलर का, ठीक है, रेक्टेंगल का। एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर, ठीक है। एक आपके पास x + 7 मीटर है, x + 7 मीटर है, और एक आपके पास x मीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, देखें आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसी डायग्राम होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल डायग्राम होती है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, सेम होती है। अच्छा जी, हमने बच्चों ये वाली एक ट्रायंगल लेनी है, ये जो आपके पास ये वाली बन रही है, ये जिसके ऊपर मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली हमने ट्रायंगल लेनी है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये आपके पास 90 का एंगल है, जहां पे 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल है यहाँ पे बी पे। तो जहां पे 90 का एंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपके पास जो ये ए वर्टेक्स है, जो ए, अगर हम बच्चों यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं, मतलब एंगल थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो हमें नहीं दिया गया एंगल थीटा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये कंसिडर करते हैं ये वाला एंगल है। तो बच्चों जो एंगल हमारे पास होगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, और जो बाकी साइड बचती है, जो थर्ड वाली साइड होती है, उसको बच्चों हम बेस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 3 साइड्स हैं जिनको हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का नाम दिया। तो ये बहुत जरूरी था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा और उसका सोल्यूशन है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो आप देखें हाइपोटेनियस। तो बच्चों हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास डायग्राम के अंदर x + 9 है, तो मैंने हाइपोटेनियस की जगह पे लिखा x + 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपको दिया गया क्वेश्चन के अंदर x मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा x, ठीक है, इसकी जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे। और बच्चों लिखा हुआ है बेस, और बेस की जगह पे मैंने लिखा x + 7, तो मैंने बेस की जगह पे लिखा x + 7 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसका उसकी वैल्यूज आ जाएंगी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की। तो अब बच्चों हम इसको करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन करना है। ये देखो लिखा हुआ है x + 9, तो x + 9 का बच्चों होल स्क्वायर है। तो जब आपके पास होल स्क्वायर होता है हम फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस a + b का होल स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला आपने काफी टाइम यूज किया हुआ है, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, a² + 2ab + b²। तो बच्चों यहाँ पे जो x है वो आपके पास a होगा, और जो 9 है वो आपके पास एज अ b होगा। इसका मतलब ये है, आप साइड पे लिख सकते हो अपने अपने मतलब समझने के लिए इस क्वेश्चन को, कि जो a है बच्चों उसको हमने x रखना है, और जो b है उसकी जगह पे हमने 9 पुट करना है, ठीक है जी। ये आपने दो वैल्यूज लेनी है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो चलें आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा x आपके पास बच्चों फर्स्ट टर्म है, x का मतलब a है, तो ये आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है, a² + 2ab + b²। तो मैं लिखूंगा x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, +2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म x, फर्स्ट टर्म x का मतलब फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, तो b का मतलब आपके पास होगा 9, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पे है b का स्क्वायर, तो बच्चों b का मतलब है 9, उसका स्क्वायर आ जाएगा, सही है। उसके बाद बच्चों राइट साइड पे देखें, ये x² आपका सोल्व हो गया। उसके बाद अब हमने बच्चों करना है इसको सोल्व। तो x + 7 का होल स्क्वायर,
दोबारा से हम यही फार्मूला यूज करेंगे जो कि आपके पास x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अब देखें, अब x हमारे पास a है और अब हमारे पास जो 7 है वो हम एज अ b कंसीडर करेंगे। जहां जहां पे फार्मूले के अंदर a होगा हम x पुट करेंगे और जहां जहां पे फार्मूले के अंदर b होगा उसकी जगह पे हम 7 पुट करेंगे। तो चलें, ये मैंने लिखा x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म आपके पास 7 है, और उसके बाद लास्ट में बच्चों 7 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने इनको सॉल्व करना है तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा और इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बना लेते हैं। तो बच्चों 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 18x। उसके बाद बच्चों 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 2 का मतलब 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 81। अब आप देखें इधर x स्क्वायर वैसे रहेगा और ये वाला x स्क्वायर भी वैसे रहेगा क्योंकि इसके सामने x की पावर ओपन की तो x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये देखो ये 2 आ गया वैसे ही, ठीक है, और हमने क्या किया, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेने, तो 7 2 जा 14x आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 7 का स्क्वायर आपके पास होगा 49, ठीक है, 7 की पावर 2 का मतलब 7 7 जा 9। अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा एक दफा लिख लेते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर और 18x आपके पास वैसे ही आ जाएगा और 81 भी वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों ये दो अलाइक टर्म्स हैं जो कि x स्क्वायर वाली टर्म है, तो इस x स्क्वायर के साथ 1 है और इस x स्क्वायर के साथ भी 1 है, तो मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 प्लस 1 बच्चों ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो अब आप ये 14x वैसे ही लिखेंगे और एंड पे 49 भी वैसे ही लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपने बच्चों एक काम करना है, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, तीनों वैल्यूज इनको उठा के लेके जाना है और राइट साइड पे ले जाएंगे और x स्क्वायर वाली टर्म में x स्क्वायर वाली टर्म को माइनस करेंगे और x वाली टर्म में x वाली टर्म को माइनस करेंगे और कांस्टेंट टर्म के अंदर कांस्टेंट टर्म को माइनस करेंगे। तो हम एक्चुअली इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पीछे इस साइड पे बचेगा 0। तो बच्चों इधर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो बच्चों x स्क्वायर ये वाला जो है x स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा -x स्क्वायर। बच्चों ये 14x स्क्वायर, x जो है ये वैसे ही लिखा रहेगा इधर, ये जो 14x है इसको हमने लिखा एज इट इज, ठीक है, और ये जो बच्चों आपके पास 18 है जब ये इस साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो ये हो जाएगा -18x क्योंकि इधर प्लस हो रहा था, तो बच्चों इधर प्लस 49 वैसे ही रहेगा और ये जो 81 है जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ तो वो 49 में जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। अब हमने इसको लिख लिया इस तरह से। अब देखें ये आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अलाइक टर्म्स हैं ये दोनों, इनको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब कि 2x माइनस x, तो आपने 2 में से 1 को माइनस करना है तो ये बनेगा बच्चों 1x स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मतलब 1 होता है, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे, चलिए मैं इधर 0 को वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है, प्लस, अब प्लस तो नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों को जब हम करेंगे सोल्व तो 14x माइनस 18x, तो 14 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा -4x, क्या आएगा -4x क्योंकि 14 माइनस 18 करने से -4 आता है। उसके बाद बच्चों ये देखो 49 माइनस 81, 49 में से जब हम 81 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -32, क्या मिलेगा -32। अब ये आपके पास आ गया, अब ये एक्चुअली आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसको अरेंज करके लिखना है, मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट, बच्चों ये 1x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ उसको खत्म कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल 0 आ जाएगा, सही है। ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को आइडिया है, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हमने चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रा का पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो जिसके अंदर बच्चों टोटल 3 टर्म्स होती हैं, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो वहां पे हम क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक करते हैं, वहां पे क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में आपने यूज किया मिड टर्म ब्रेक करना, 4.2 में किया, 4.3 में और आगे भी यूज किया, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी यूज किया। चले मिड टर्म ब्रेक करते हैं, देखें x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, तो बच्चों x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को हमने कांस्टेंट टर्म वैल्यू कांस्टेंट के साथ करना है मल्टीप्लाई। ये लो मैंने साइड पे लिखा 1 मल्टीप्लाई 32, जब मेरे पास लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 32 तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया
32 मेरे पास आया 32। अब बच्चों 32 के हमने दो फैक्टर बनाने हैं, दो मल्टीपल ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो इसकी मिड टर्म में जो -4 लिखा हुआ वो बने। अच्छा बच्चों अगर मैं लिखता हूं 8 मल्टीप्लाई 4 तो ये मेरे पास होगा 8 मल्टीप्लाई 4 जो होता है वो होता है 32 के इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4। अच्छा आप पॉसिबल 32 के फैक्टर लिख लें, एक 8 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 32 और एक होता है 1 मल्टीप्लाई 32 तो इक्वल होगा 32 और बच्चों एक आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल 32, ये भी आपके पास 16 होता है। तो ये आपके पास पॉसिबल इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपने लिख लिए। अब इसमें से जो सूटेबल फैक्टर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32 और जब हमें -4 चाहिए तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा -8 प्लस 4 तो आपको मिलेगा -4। एक तो ऑप्शन ये है लिखने की, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर मैं करूंगा 8 4 -8 तो इक्वल टू -4 होगा जो कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। आप जिस तरह से चाहते हैं आप वैसे लिख सकते हैं। चलें जी, अब मैंने इसकी जगह पे लिखा बच्चों इसकी जो मिड टर्म ब्रेक होगी मैंने उसको लिखा कुछ इस तरह से x² और -8 x प्लस 4x -32 इक्वल 0। बच्चों ये जो पहली फर्स्ट टर्म और लास्ट में टर्म होती है ना ये फिक्स रहती है, सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, -4x को ब्रेक किया। अच्छा जी अब टोटल 4 टर्म बन गई, पहली दो टर्म का मैंने बना लिया पेयर, तो ये मैंने पहली दो टर्म का पेयर बना लिया। अब मैंने लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बना लिया तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, मैंने दो टर्म का पेयर बना लिया, दरमियान में प्लस रहेगा। अच्छा बच्चों पहले पेयर में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आया बाहर, कॉमन वन टाइम, तो अंदर बचेगा x -8 और दूसरे पेयर में से बच्चों आपको पास आएगा 4 कॉमन, तो जब हम x बाकी बचेगा 4 कॉमन चला गया और जब 32 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 8, तो x -8। अब बच्चों ये x -8 और x -8 दो दफा लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं x -8 को लिखते हैं सिंगल टाइम और x + 4 को लिखेंगे वन टाइम। ये आपके पास जो x + 4 बचा उसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया और इसके बाद देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x -8 जो है इसको इक्वल टू 0 अलग पुट करेंगे और x + 4 जो है इसको हम अलग से इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से मैं चलता हूं इस साइड पे, हम इस साइड पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये रहेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास था x -8 और मैं दोबारा से एक दफा लिख देता हूँ क्वेश्चन को, और x + 4 इक्वल टू 0। अच्छा जी बच्चों ये x -8 जो है उसको भी मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है और दरमियान में मैं लगाता हूँ कॉमा, और बच्चों x + 4 जो है उसको भी मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लिया और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो बच्चों आएगी, ये 8 इधर हो रहा है माइनस, तो 0 में जब 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 8, मतलब पॉजिटिव 8, और इस साइड पे जब हम 4 इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -4। तो ये आपके पास बच्चों इसका आएगा आंसर। लेकिन एक बात जरा ख्याल रखना, एक बात जरा गौर से सुनना कि आपने बच्चों ऊपर लेंथ फाइंड करनी थी, ठीक है, जो आपके पास एक डायग्राम देगी है उसमें आपने क्या करनी थी, साइड्स फाइंड करनी थी, साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, वो अलग बात है, लेकिन एक बात याद रखें बच्चों, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव। बच्चों जो आपके पास लेंथ होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो x = 8 आया आंसर, एक आया x = -4, तो हम बच्चों इसको ये जो x = -4 है ना ये हमारा आंसर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम कर देंगे इग्नोर। हम यहाँ लिख देते हैं इग्नोर, ठीक है, ये हम सिर्फ इसको लिख देंगे इग्नोर। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा आप यहाँ लिख सकते हो, सो x = 8 is 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास आएगा फाइनल आंसर बच्चों, x = 8 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। x = -4 को हमने कर दिया इग्नोर क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है लेंथ
जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा के लिए, तो नेगेटिव हम लेते नहीं है, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास था 8। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। बच्चों हर केस के अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे साइड पे इसकी डायग्राम बना दी। तो जरा गौर करें, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। 2 साइड्स हमें दी गई हैं, थर्ड वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो बच्चों ये देखो आपके पास ये जहां पे ये स्क्वायर बॉक्स बना होता है वो शो करता है हमें कि वो 90 का एंगल है। तो सबसे पहले ये देखो 90 जहां पे एंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको बच्चों हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और अब आपकी मर्जी है बच्चों, आप इस साइड को परपेंडिकुलर का नाम दे लें और इस साइड को आप बेस का नाम दे लें, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है ये फिक्स नहीं होता, इसको हम वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो सकता है और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा के लिए फिक्स होता है। तो चलें जी, अब आप बच्चों इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू देखते हैं। वो आपको देगी है 20। मैंने लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप लोगों को मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो याद हो गया होगा। तो बच्चों हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको देगी है 20। ये लो मैंने हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 20 इज इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों आपके पास है x, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी x, और जो कि हमने फाइंड भी करना है x, और उसके बाद बेस है तो बेस की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 12। ये लो हमने इसको कर लेना है सोल्व। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखें आप बच्चों 20 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 400। क्या मिलेगा? 400। 20 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आएगा 400। उसके बाद देखें आपने इस साइड पे लिखा एक्स स्क्वायर वैसे ही, और 12 का स्क्वायर आपने लिया तो ये बनेगा 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144। तो बच्चों 144 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। जब लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -144 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर वैसे ही बचेगा। अच्छा जी 400 माइनस 144 आपके पास क्या होगा? ये होगा बच्चों 256। ठीक है जी, अब इधर एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, आपने कैलकुलेटर का यूज करना है। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड किया, मतलब जब आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो हम लिखेंगे 256। हमने यहाँ पे लिखा 256 का स्क्वायर रूट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कट किया, तो बच्चों 256 जो होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है आपके पास होगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों एंड पे यूनिट लाजमी लिखना है। तो ये था आपका छोटा सा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन जो हमने कर लिया सोल्व। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सेकंड पार्ट। चलें जी, अब बच्चों ये मेरे पास है सेकंड पार्ट। इसके अंदर ये 2 in 1 है, आपके पास जो ट्राइंगल है वो 2 in 1 है। तो हमने क्या किया, हमने बच्चों इसको ना मैंने 2 केस बना लिए। ठीक है, एक को मैंने ट्राइंगल नंबर 1 का नाम दे लिया, एक को मैंने ट्राइंगल नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, चले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे मैंने बनाई। ये देखो आपके पास बच्चों ये एक ट्राइंगल है, जिसको अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाऊं तो ये देखें मेरे पास एक ट्राइंगल ये वाली बनती है BC और DB और DC। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जो मैंने यहाँ पे सेपरेट बना ली, जिसको मैंने ये वाला 1 का नाम दिया, ट्राइंगल नंबर 1। अब जो दूसरी ट्राइंगल है जो कि मेरे पास ये वाली है AB और BA और DB, तो ये वाली मेरे पास बच्चों ट्राइंगल नंबर 2 है, जिसको मैंने नाम दे दिया। अब एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल के अंदर बताई गई है, ये बच्चों आपको बताया गया है। यहाँ पे जरा गौर करें, तो ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे मेजर AB इज इक्वल मेजर BC। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो आपके पास BC साइड है, ये वाली जो BC साइड है और AB जो साइड है, इन दोनों की जो लेंथ है, इन दोनों की जो वैल्यू हमें दी गई है, लेंथ ऑफ साइड लेंथ जो दी गई है लेंथ ऑफ साइड वो एक जैसी है, सेम है।
बच्चों यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर बताया गया कि बी सी की जो लेंथ है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब होगा जो ए बी है वो भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये वाली बात हमने सबसे पहले सीख ली कि ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने ये सीखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये जो ट्राइंगल नंबर 2 है, जो ए बी है, उसको भी मैंने उसकी जो साइड है, जो लेंथ है, उसको मैंने 4 सेंटीमीटर का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब देखें मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने सेम वैसे ही नाम दे दिया। ये बच्चों बी डी जो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, ये मैंने कॉमन साइड बना दी। ठीक है, उसको मैंने बी डी का नाम दे दिया। अच्छा, अब ट्राइंगल नंबर 1 जो है ना, उसमें बच्चों देखो ये जो बी एंगल है बच्चों, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सेम इस साइड पे भी आपके पास जो बी वर्टेक्स होगा, बी पॉइंट पे 90 का एंगल होगा। तो चले अब देखें, आपने जो ट्राइंगल नंबर 1 का यूज करना है सबसे पहले, ट्राइंगल नंबर 1, तो ये ट्राइंगल नंबर 1 है, मैंने उसको यूज किया। तो बच्चे इसमें ना जो 90 का एंगल है वो आपके पास बी पे बन रहा है, तो 90 की जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास होगी हाइपोटेनियस। और अब आप इसको परपेंडिकुलर का नाम दे सकते हैं और इसको आप बेस का नाम दे सकते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है, बी डी फाइंड करना है। ठीक है, ट्राइंगल नंबर 1 में ये जो बी डी है इसको हमने करना है फाइंड। तो जब बी डी हमारा फाइंड हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे ट्राइंगल नंबर 2 में, जहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा टारगेट बच्चों क्या है? पहला हमारा टारगेट है ट्राइंगल नंबर 1 के अंदर बी डी फाइंड करना। चलें जी, बी डी फाइंड करते हैं। तो बी डी फाइंड करने के लिए मैंने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का नाम दे लिया। तो इस साइड पे हम पहले ट्राइंगल नंबर 1 का यूज करते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपके पास हाइपोटेनियस होगा बच्चों, वो आपके पास होगा 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों आपके पास मतलब वो लेंथ है, उसको मैंने लेंथ को नाम दे दिया मैयर बी डी। मैयर बी डी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि हमने इसकी पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी है बी डी की। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों उसके बाद बेस है, तो बेस की वैल्यू आपके पास है 4। ठीक है, ये हमने बेस की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो मैयर बी डी आपके पास वैसे ही रहेगा, इधर इसका होल स्क्वायर वैसे ही हम लेते रहेंगे एंड तक, प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों आपके पास होगा 16। तो आप क्या करें, इस 16 को इस साइड पे लाकर 25 में से कर दें माइनस। ठीक है, तो इधर बच जाएगा मैयर बी डी। ठीक है जी, अब देखो बच्चों 25 माइनस 16 ये आपके पास होता है 9। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और इस साइड पे मैं लिखूंगा मैयर बी डी एज इट इज लिखता हूँ। अच्छा, अब हमने दोनों साइड पर करना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें मैयर बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने बच्चों स्क्वायर रूट दोनों साइड पे जब लिया तो यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट और मैयर बी डी का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इसका मतलब मैयर जो बी डी है वो हमें मिला। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? वो होता है 3। ठीक है, ये हमें मिलेगा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बी डी लेंथ है हमारे पास, बी डी साइड है, वो इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। अच्छा जी, अब देखो अगर मैं ट्राइंगल नंबर 1 में ट्राइंगल नंबर 1 में वापस जाता हूं तो उसमें लिखा हुआ है, ये अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो बच्चे ये आपके पास आ गई 3 सेंटीमीटर जो लेंथ है। अब देखो, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी ट्राइंगल नंबर 2 है, उसमें फिर बी डी जो साइड होगी वो हमारे पास होगी 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ये भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। चले अब हम ट्राइंगल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल नंबर 2। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल नंबर 2। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, आपने ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये ट्राइंगल नंबर 2 में आपके पास हाइपोटेनियस कौन सा है? तो ये आपके पास 90 का एंगल है। तो 90 एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास बच्चों हाइपोटेनियस, और आपकी मर्जी है आप इस साइड को परपेंडिकुलर का नाम दे लो और इस साइड को आप बेस का नाम दे लो। ठीक है जी, अब देखें, अब बच्चों मेरे पास मैंने फार्मूला यूज किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास x है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये x लिखा हुआ है हाइपोटेनियस में। तो बच्चों मैंने हाइपोटेनियस की जगह पे लिखा x, उसके बाद
जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो मैंने फाइंड किया ये वाला 3 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा। उसके बाद जो बेस है वो मेरे पास है 4, तो ये 4 आ गया आपके पास बेस की जगह पे, ये बेस आ गया। चलें इसको हम सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा बच्चों 25, 9 प्लस 16 आपके पास होगा 25। तो दोनों साइड पे हम करेंगे स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने बच्चों दोनों साइड पे स्क्वायर रूट किया तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 25। बच्चों स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट किया तो आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 25 है उसका आपके पास बच्चों स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। उसके 2 केस बनाए और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर लिया। उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलें अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।